नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज है 18 दिसंबर 2021, जिसमें हम एस्टेट 2021 का जो पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में 3 से 5:30, उसके मैथ सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल आसान थे, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से पेपर करना, 10 में से 10 नंबर आपके इजीली आ पाएंगे, क्योंकि सारा ही जो था वो रामबाण क्लास में से आया हुआ था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके वो टीजीटी और पीआरटी लेवल में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आप क्लास को देखें और टाइम को मैनेज बिल्कुल करके चलना है आपने। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ का था, एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर से था। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 11, 11.11, 0.11 एंड 0.011? यानी कि आपसे पूछ रहा था एचसीएफ किसका, 11 का, 11.11 का, 0.11 का और 0.011 का। ठीक है, हिंदी में भी दिखा देते हैं भाई। उसने कहा कि 11, 11.11, 0.11 और 0.011 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपने रामबाण क्लास देखी है, कि पॉइंट हटा के पहले इसको इस तरह से लिख लें। इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 लगेगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ कुछ कट रहा है ऊपर और नीचे तो आपने काटना है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एचसीएफ जो होता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, ये फ्रैक्शन में है ना, बटे में, तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं उसमें और हर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अंश बोले तो न्यूमरेटर और हर बोले तो ये डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एचसीएफ अंश का यानी कि सिर का, सिर क्या है इसका 11, 11, 11, 11 और फिर से 11, इसका तो हमने निकालना था एचसीएफ। और नीचे वाले, नीचे क्या है 1, 100, 100 और 1000, इसका हमने क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एचसीएफ जब भी निकालोगे तो सबसे फास्ट तरीका क्या है कि आपने सबसे छोटा नंबर उठाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है 11। तुम देखो क्या 11 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा 11। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर ढूंढ दो। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 1000। तुम मुझे बताओ क्या ये 100 से कटेगा, बिल्कुल 100 से पूरा डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा, तो नीचे क्या आएगा आपका 1000। ठीक है, याद रखना इस बात को, नहीं तो फिर आपको ऐसे लिख लिख के करने पड़ेंगे 11, 1, 1, 1, 1, फिर 11, फिर 11। एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम एचसीएफ के केस में सारी वैल्यू कटनी चाहिए। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 0, 11 एकम 11, फिर 11 एकम, फिर 11 एकम। तो अब फर्दर कोई नंबर नहीं है जिससे सारी वैल्यू कटे, तो यही हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम के केस में क्या होता है, इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। बस आप क्या ध्यान रखना कि जब आपको एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे छोटा नंबर उठा के उससे बाकी नंबर्स को काटो। अगर उससे सारे नंबर कट रहे हैं तो वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम के केस में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करके देखो बाकी नंबर से कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया, तो फिर एज इट इज, तो यहाँ से ये हो गया था क्वेश्चन में, तो ये बन गया था हमारा 0.011। तो 0.011 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ था, तो इसका जवाब था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर है। क्लियर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ें आप तब तक। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर विल बी। ये कह रहा है यहां पर कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहली बात क्या, वर्ग, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड समान हो। तो ये साइड ए, ये ए, ये ए और ये भी ए।
तो एक सर्कल तो भाई इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, और एक सर्कल इसके बाहर बना हुआ है। दो सर्कल बने हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो दो सर्कल इसके अंदर बने हुए हैं। तो मुझे बस इतना सा बता दो तुम देख के कि जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा। तुमने कहा सर जी ये वाला रेडियस होगा, यही होगा ना भाई, पूरी साइड ये है तो रेडियस इतना होगा, तो मैं इसको क्या कहूंगा, दिस इज a/2, ठीक है। बाहर वाला जो सर्कल है, बाहर वाला सर्कल तो बड़े वाला सर्कल है, उसका रेडियस क्या होगा, उसको मैं यहां दिखाता हूं, उसका रेडियस होगा ये, ठीक है, ये होगा किसका, उस बाहर वाले सर्कल का रेडियस। और ये क्या है, अगर तुम देखोगे ये क्या है, ये आपका डायगोनल है, विकर्ण है, जिसका ये आधा है। ये क्या है, इस डायगोनल का आधा है। पूरा जो विकर्ण होता है वो √2 टाइम साइड होता है, ठीक है, √2 टाइम साइड, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है भाई, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का रूट ये निकल जाता है। तो इसका जो रेडियस होगा, ये पूरा है यहां से यहां तक √2, ध्यान दो ये पूरा है √2, लेकिन ये कितना होगा, तो तुम कहोगे ये होगा √2a/2। भाई इसका आधा, भाई पूरा तो √2a है, तो पूरा √2 है 2a, तो ये कितना है, इसका आधा है, तो √2a/2। तो यहां पे उसने क्या पूछा था, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, यानी कि इन सर्कल और सरकम सर्कल, इन सर्कल और सरकम सर्कल, ठीक है, ये दिखा रहा हूं, के एरिया का। तो पहले सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल, r of i इज रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड r of c इज रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, a/2, और बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, √2a/2, √2a/2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से रेशियो से, ये रेशियो में 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो यहां से जो रेडियस का रेशियो आया वो कितना आया, 1:√2, 1:√2। ये क्या आ गया, इन सर्कल के रेडियस का रेशियो आ गया। लेकिन पूछा क्या था, द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया मतलब क्षेत्रफल, यानी कि इनके एरिया का रेशियो पूछना चाह रहा था, एरिया ऑफ इन सर्कल का रेशियो एरिया ऑफ सरकम सर्कल से। तो एरिया क्या होता है, πr², एरिया होता है πr²। तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती क्योंकि रेशियो में कट जाती है, इसका मतलब तुम्हें करना था इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और यही इसका आंसर था, 1:2, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा था, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। इसी के साथ बिल्कुल भी घबराना नहीं है तुमने, बस टाइम मैनेजमेंट जिसको आती है वो पेपर आराम से कराएगा, ठीक है। घबरा गए तो फिर सारा खराब हो जाएगा पेपर। और सब्जेक्ट जो भी था वो अब की बार और सालों से आसान पूछा हुआ था, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, कल की में भी उम्मीद करते हैं कि सही हो सभी का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 7 कारपेंटर्स कैन मेक 7 चेयर्स इन 8 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल 70 कारपेंटर्स टेक टू मेक 70 चेयर्स। ये कह रहा है यहाँ पे कि यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं, तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइम एंड वर्क में MDH का कंसेप्ट है, MDH अपॉन में W, M फॉर मैन पावर, D फॉर डेज, H फॉर आर एंड W फॉर वर्क। तो पढ़ो 7 बढ़ई यानी कि 7 मिस्त्री हैं काम करने वाले, 7 कुर्सियां ना तो दिन है ना घंटे हैं, वो क्या है, वो वर्क है। 7 बढ़ई 7 कुर्सियां 8 घंटे में, तो 8 घंटे क्या है, वो टाइम है। इतने में बना रहे हैं, तो 70 बढ़ई यानी कि ये मैन पावर है, 70 कुर्सियां ये वर्क है, बनाने में कितने घंटे लेंगे ये टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 70 से 70 कटा, 7 से 7 कटा, और क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 आवर, और बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, देखो कितना समय लग रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है। 10 नंबर 10 मिनट से भी कम समय में आ जाएंगे, बशर्ते कि आपको थोड़ा बहुत आता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, which number must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may be equal to 5:6। यहाँ पे कह रहा है कि 2:5 वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। तो देखो हर कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिना पढ़े भी हो सकता है। 2:5, ठीक है। और इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन विच इज 11, थर्ड ऑप्शन इज 13 एंड फोर्थ ऑप्शन इज
14। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या नंबर जोड़ दूं कि इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाए 5:6। ठीक है ना, 2:5 वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो मुझे बताओ भाई आंसर इन्हीं में से तो कोई एक होगा ना, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो तुम मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे 12 रख दूं, 12 रख दूं, तो ये कितना बनेगा 14 और ये कितना बनेगा 17। तो 12 और 2 14, 15 और 12 और 5 17। तो ये तो कट ही नहीं रहे, 5/6 कैसे बनेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। तो अब फिर से देखो 11 रखूंगा तो 11 और 2 13, 11 और 5 16, तो 13 तो कटेगा ही नहीं, ये भी आंसर नहीं है। 13 रखेंगे तो 13 और 2 15, 13 और 5 18, तो ये कटने के चांसेस हैं। तो 13 और 2 कितने बनेंगे 15, और 13 और 5 कितने बनेंगे 18, 3 पंजे 15, 3 छके 18, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को, तो यही इसका आंसर था। बताओ इसके लिए क्या सिखाने की जरूरत थी, है ना, आसान था ना। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का था, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है पढ़ो। उसने कहा अ सम ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years द अमाउंट विल बी। ये कह रहा है कि 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा प्रिंसिपल जो था वो कितना था 10,000 रुपये। ठीक है भाई, 10,000 रुपये थे और 5 साल में ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया, मूलधन का मिश्र धन बन गया। और कैसे बना, 10,000 का डबल हो गया, तो कितना हो गया भाई 20,000 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में जैसा चेंज एक पर्टिकुलर टाइम में होता है वैसा ही उससे अगले टाइम में भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास 20,000 रुपये हैं। ध्यान देना, अब मेरे पास कितने हैं 20,000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब 5 साल बाद ये एज ए प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो 20,000 5 साल में फिर से क्या हो जाएंगे 40,000, यानी कि डबल हो जाएंगे। फिर से मेरे पास अब 40,000 हो गए, ये अगले 5 साल में क्या हो जाएंगे डबल, यानी कि 80,000 हो जाएंगे। फिर ये 80,000 अगले 5 साल में फिर क्या हो जाएंगे, तो तुमने कहा 80 का डबल 160, तो 1,60,000। तो जैसा चेंज यहां हुआ इस 5 साल में डबल, फिर अगले 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल, तो सेम चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर था और क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। बताओ इसके लिए कितने एफर्ट लगाने थे तुमने, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या कह रहे हैं, पढ़ो और करो जल्दी से, करते रहो। ये तो कल के लिए थोड़ा सा रिवीजन हो गया एक तुम्हारा। A sold a watch to B at a gain of 10% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid 990 rupees for it, then how much amount paid by A? तो A ने घड़ी को बेचा 10% लाभ पर B को, B ने बेचा इसे C को 10% हानि से। यदि C ने घड़ी का मूल्य 990 रुपये चुकाया हो तो बताओ A ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। तो A ने कितने की खरीदी भाई, हमें क्या पता A ने कितने की खरीदी, तो हमने मान लिया A ने खरीदी X की। अब ध्यान दो, A ने दी B को 10% के लाभ पर, तो इसका मतलब 100 के 110 बना गया, वो 100 के 110 बना गया, ये हो गया 10% लाभ। फिर B ने C को दिया 10% हानि पे, इसका मतलब भाई इसके 100 के 90 बने, तो मल्टीप्लाई करके चलना। और अब ये पहुंच गई C के पास कितने रुपए की, 990 रुपए की। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, A ने बेची B को, B ने बेची C को, C को इतने की पड़ी, A के पास कितने की थी। ठीक है, तो A के पास कितने की थी, इसको X मान लेना, आंसर आ जाएगा। अगर बोले A के पास इतने की थी, इसने बेची B को, इसने बेची C को, अब C को कितने की मिली, तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, इसकी निकाल लेना। तो देखो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 में 99 से कटाइए 10 पे, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो 1000 रुपये ऑप्शन नंबर 2 जवाब है इसका। ठीक है भाई, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगर ये आसान था तो ये और भी आसान है, क्या कहूँ मैं, आसान है। अगला भी आसान है, ये और भी आसान है। देखो मेरे शब्द कैसे चल रहे हैं, क्योंकि वाकई में आसान थे। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय अ कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर।
ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 20% बढ़ जाता है तो इस किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। तो जाहिर सी बात है, अगर रेट बढ़ेगा तो उसकी कंजप्शन कम कर दो ताकि टोटल खर्च सेम रहे। तो इसका सीधा सी तरीका क्या था, अगर 20% बढ़ गया तो ऊपर लिखना था 20, नीचे लिखना था 100 + 20। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कितने % इंटू में 100%। इस फॉर्मेट की पहचान सुनो, इधर बड़ा है तो दूसरी साइड कितना कम कर दे, यहाँ बढ़ा तो यहाँ कम, यहाँ कम होता तो यहाँ बढ़ा दें। तो बस पहली लाइन पढ़ना, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो ऊपर 20 नीचे 100 में ऐड करके लिखना है। तो 20 बटे में 120 और इंटू में 100%। तो देखो 20 के 120 होते हैं, 2 × 6 2 × 50 100, और ये होते हैं 16 सही 2/3%। और यही है इसका जवाब, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ध्यान से लगाना, पता लगा 4 लगाए, वहां भी 16 सही 1/3 है। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, और भी आसान। अब इससे ज़्यादा हाई तो पिछली बार आए थे। पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 2, फिर रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2, और फिर रूट के अंदर 2। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्तों, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, 5 बार है ना ये। तो तुमने 2 की पावर 5 लेनी है। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई। तो 2 की 5 बार मल्टीप्लाई कितनी होती है, 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आंसर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो उसको लिख के उसकी पावर 31/32। ध्यान दो, जितना आया वो उससे एक कम करके ऊपर लिखना है, और ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर। फिर से एक बात बता देता हूं, मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, 3 3 3 और एक बार और 3। कितनी बार लिखा हुआ है 3, कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो तुमने क्या करना है, 2 की पावर 4 सोल्व करना है। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुना, विच इज 16। तो फिर जो नंबर यहां लिखा है उसकी पावर में 16 और एक कम करके ऊपर लिख देना, बस हो गया सोल्व। तो मैं ये बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल से कि जितनी बार भी लिखा हो उतनी 2 की पावर लेनी है, ये ध्यान रखना। कभी तुम सोचो इस क्वेश्चन में 2 लिखा था इसलिए 2 की पावर है, क्वेश्चन 3 आ जाए तो 3 की पावर ना। जितनी बार ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 उतना 2 की पावर कैलकुलेट करें, और जो नंबर यहाँ है इसकी पावर में 16 से एक कम इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है भाई, खत्म। अगला ये देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हर बार आता है, ये हर बार आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल का। और क्वेश्चन आया था ट्रेन का। 2 ट्रेन्स 132 मीटर and 108 meter long are running in opposite direction, one at the speed of 32 km per hour and other at the speed of 40 km per hour. In what time will they cross each other? ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने कहा कि 2 रेलगाड़ी हैं जो 132 मीटर व 108 मीटर लंबी हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। और विपरीत का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अब अपोजिट का मतलब ये मत समझना, बोला दोनों रेल ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाएंगी ना तो पृथ्वी का चक्कर काट के आएंगी, फिर पॉसिबल नहीं है। विपरीत मतलब ये, सेम मतलब ये कि दोनों ट्रेन ऐसे जा रही हैं, तो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में आ रही हैं, जिसमें से एक की चाल 32 है और दूसरी की 40 है। तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। तो ध्यान रखना, अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या पूछ रहा है, कितने समय में, तो वो समय पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जो वो पूछे उसका फार्मूला लिख देना। समय क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय क्या होता है, दूरी बटे में चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फार्मूला होता है। अब बस वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो, दूरी का मतलब क्या, जब 2 ट्रेन ऐसे आएंगी, ध्यान रखना ये 2 ट्रेन हैं, दीज आर द 2 ट्रेन्स। जब 2 रेल एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ध्यान दो कितनी दूरी पार होगी, ध्यान रखना। अभी तक पार हुई नहीं हुई, ध्यान दो। अब ये दोनों रेल एक दूसरे को पार करना शुरू कर गई, और अभी ये पार कर रही हैं, अभी हुई नहीं, और जैसी ये निकली तो ये पार हो गई। तो तुमने क्या किया, इसको पार करने के लिए इसको भी पार करना पड़ा और खुद को भी पार करना पड़ा। तो कुल दूरी क्या होती है, ये ऐसे, कुल दूरी क्या होगी, ये। जब रेल अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएंगी ना तो कुल दूरी दोनों रेल की लंबाई होती है, ये बात ध्यान रखना। कैसे, ये रेल खड़ी है मान लो और ये पार कर रही है, तो अभी पार हुई नहीं हुई,
कब होगी पार? जब ये इसको पूरा क्रॉस करके निकल जाएगी। तो कुल दूरी क्या हुई? ये प्लस ये। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट पहले ही बता रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में क्या आ जाए कि रेल ने एक आदमी को पार किया। तो रेल जब आदमी को पार करती है तो ये देखो आदमी है और ये रेल है और ये रेल आ रही है, क्या पार हो गई? नहीं। अब पार करना शुरू कर गई और ये पार कर रही है और ये पार करके निकल गई। तो ध्यान रखना इस आदमी को पार करने में रेल ने क्या पार किया? अपने आप की लंबाई को। तो बस यही कंसेप्ट है कि जब दो रेल विपरीत दिशा में आएंगी तो कुल कितनी दूरी पार होगी? दोनों की लंबाई। ध्यान दें, फिर से दिखाया मैंने, दोनों की लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी लेनी चाहिए मुझे? 132 प्लस 108 मीटर, ये होगी लंबाई बटे में। अब स्पीड क्या होगी? दोनों की प्लस होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आते हैं तो दोनों की स्पीड प्लस होती है, और दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस होती है। ध्यान रखना इस बात को। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, सापेक्ष चाल का, कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो दोनों की स्पीड प्लस होती है। मान लो ये 60 से आ रही है, 40 से आ रहा है, जब टक्कर होती है बोला 100 की स्पीड से टक्कर हुई, तो कैसे हुई? 60 से ये आ रहा था, 40 से ये आ रहा था, तब 100 से हुई। तो दोनों की स्पीड प्लस अपोजिट में, और सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड माइनस। तो ये अपोजिट आ रहे हैं तो फिर क्या होगी? 32 प्लस 40, और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ध्यान दीजिएगा आंसर किस में दिए हुए हैं? सेकंड में। तो सेकंड में आंसर दिए हैं तो हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 132 और 8 40 और 240 बन गया ऊपर, नीचे क्या बन गया? 40 और 32 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 5/18 से, 5/18 से। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, 18 चौके 72, ये बनेगा 5 चौके 20, तो 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, और 4 से कटा ये 12 पे। तो ये कितना बना? 12 सेकेंड। इसका मतलब 12 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। स्पीड को कैसे बदलते हैं? किलोमीटर से मीटर बनाना है। मीटर छोटा होता है इसलिए 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे। और अगर मीटर पर सेकंड से स्पीड किलोमीटर पर आवर में बनानी है तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो फिर 18/5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका कितना है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12 सेकेंड। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आपका जो आया था वो था आपका सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.3467 के ऊपर बार, 0.3467 के ऊपर बार, इसमें प्लस करना है 0.1333 के ऊपर बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है ये 676767 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? 0.13, फिर 33, 33, 33, जो रिपीट हो रहा है ना, ध्यान रखना, जिसके ऊपर बार लगी है वो रिपीट हो रहा है, 67 67 67 ऐसा शुरू हो गया, इसमें 3333 ऐसा शुरू हो गया। तो आपने क्या करना है? इसको कम से कम 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? कम से कम 3 बार। और बस फिर प्लस कर दो भाई, और क्या करना है? 7 और 3 10, 1 हासिल, 6 3 और 1 10, 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11, 1 हासिल, 6 3 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, और 0.0। तो 3 बार क्यों लिखते हैं भाई? ये जितनी भी फ्लक्चुएशन होनी होती है ना, जितना भी कम ज्यादा होना होता है, वो राइट साइड में पड़ा रहता है, और इधर हमें साफ साफ आंसर दिखता है। तो 0.4801। तो देखो ये रिपीट होता दिख रहा है ना तुम्हें। तो जितनी भी, अगर एक ही बार लिखोगे ना तो फिर यहाँ पे 4800 दिखेगा तुम्हें आंसर में। तो कम से कम 3 बार लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आंसर रिपीट होता दिखेगा, और ये जो कम होगा, फ्लक्चुएशन होगी, ये बिल्कुल एंड में होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, बस खत्म हो गए भाई। क्वेश्चन इतने ही थे, 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्या लेवल था? पीजीटी लेवल का पेपर था आपका, सभी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपने इनको कर लेना है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से पेपर करना है, समय को ध्यान में रखते हुए। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर वो नहीं हुई तो फिर आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक सेक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट हो, साथ के साथ आपने ओएमआर शीट भरनी है, यानी कि 30 नंबर का जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करें और साथ के साथ फिल करते चलें। पता लगा बाद में समय खत्म हो गया और आपसे ओएमआर शीट छीन ली गई,
ठीक है। तो फिर जो आपने किया था वो भी भरना रह गया, तो इसलिए एक सेक्शन को करें और उसको साथ के साथ भरें, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ हैं, अच्छे से करके आना, ठीक है, घबराना नहीं है, बस ध्यान से करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।